7वीं सदी भारत में बहुत बदलाव का समय था। गुप्त साम्राज्य जो सदियों से राज कर रहा था गिर गया था। इससे नए राजाओं के उदय का मौका बना। उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। ये राज्य अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। यह दौर राजनीतिक टूट-फूट और लगातार संघर्ष का था। लेकिन दक्षिण भारत में हालात अलग थे। चालुक्य और पल्लव राजवंश शक्तिशाली थे। वे बड़े और समृद्ध राज्यों पर राज करते थे। ये दक्षिणी राज्य अपनी स्थिरता और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। गुप्तों के पतन ने चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा किए। यह अस्थिरता का समय था, लेकिन नए विचारों और साम्राज्यों के उदय का भी समय था। 7वीं सदी की इसी उथल-पुथल के बीच भारत में कई नए राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों की स्थापना महत्वाकांक्षी शासकों ने की थी, जो अपने राज्य स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। उत्तर भारत में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट प्रमुखता से उभरे। वे उपजाऊ गंगा के मैदानों पर नियंत्रण के लिए भयंकर युद्धों में शामिल हुए। प्रभुत्व के लिए इस तीन तरफा संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ये नए राजवंश अलग अलग तरीकों से सत्ता में आए। कुछ जैसे प्रतिहार सफल सेनापति थे, जिन्होंने सैन्य बल के माध्यम से सत्ता हथिया ली। अन्य जैसे दक्षिण में चोल ने गठबंधनों और रणनीतिक विवाहों के माध्यम से धीरे धीरे सत्ता को मजबूत किया। इन नए राज्यों के उदय ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। वे आने वाली सदियों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देते रहे। इन नए शासकों की महत्वाकांक्षाओं के कारण क्षेत्रीय परिवर्तन हुए। युद्धों और गठबंधनों के परिणामों के आधार पर राज्य बढ़े और सिकुड़े। उदाहरण के लिए पालों ने पूर्वी भारत में अपने शासन का विस्तार किया, जो बांग्लादेश तक पहुंच गया। मध्य भारत को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रकूट अक्सर पूर्व में पालों और पश्चिम में प्रतिहारों दोनों से भिड़ते थे। प्रमुख व्यापार मार्गों पर उनके नियंत्रण ने उन्हें धनी और प्रभावशाली बना दिया। दक्षिण भारत में राजा राज चोल प्रथम जैसे महत्वाकांक्षी शासकों के अधीन चोलों ने आक्रामक विस्तार का युग शुरू किया। उन्होंने श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी प्रवेश किया, जिससे उनका नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित हुआ। विस्तार की यह अवधि केवल सैन्य जीत के बारे में नहीं थी। इसमें शाही परिवारों के बीच रणनीतिक गठबंधन और विवाह भी शामिल थे, जिससे विशाल क्षेत्रों पर उनकी पकड़ मजबूत हुई। इन विशाल राज्यों के प्रशासन के लिए शासन और राजस्व संग्रह की कुशल प्रणालियों की आवश्यकता थी। कर मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, जो सेना से लेकर भव्य मंदिरों तक हर चीज के लिए धन मुहैया कराते थे। राजाओं के लिए भूमि राजस्व आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। किसान अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में देते थे, जिससे शाही खजाने में आय का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होता था। भूमि राजस्व के अलावा व्यापार, पेशों और यहां तक कि घरों पर भी कर लगते थे। इन करों को इकट्ठा करने के लिए शाही अधिकारी, जो अक्सर प्रशासन में पारंगत ब्राह्मण होते थे, नियुक्त किए जाते थे। इस आय से राजा की सेनाओं, सिंचाई नहरों जैसे सार्वजनिक कार्यों और शानदार मंदिरों और महलों के निर्माण का वित्त पोषण होता था। कई मायनों में मध्यकालीन भारत की भव्यता कराधान की इस जटिल प्रणाली पर बनी थी। सत्ता और संसाधनों की खोज अनिवार्य रूप से इन राज्यों के बीच संघर्ष का कारण बनी। प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तर भारत में सर्वोच्चता के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख उदाहरण है। ये युद्ध केवल क्षेत्रीय लाभ के बारे में नहीं थे। अपनी समृद्ध कृषि उपज और रणनीतिक व्यापार मार्गों के साथ उपजाऊ गंगा के मैदानों पर नियंत्रण किसी भी राज्य के लिए शक्तिशाली बनने की आकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। चोल अपने दक्षिण की ओर विस्तार में चालुक्यों के साथ लंबे समय तक चलने वाले युद्धों की एक श्रृंखला में भिड़ गए। ये संघर्ष, जबकि अल्पावधि में विनाशकारी थे, सैन्य रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों के विकास का कारण भी बने। इस काल के निरंतर युद्ध बड़े साम्राज्यों को बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर करते हैं। यह उन शासकों की महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल को भी रेखांकित करता है, जिन्होंने इस जटिल राजनीतिक परिदृश्य को संचालित किया। गैप 3S देखो, इंडिया का मध्यकाल ना वो लड़ाई झगड़ों के लिए तो फेमस था ही, लेकिन उस टाइम पे कल्चर और आर्किटेक्चर में भी बहुत कमाल के काम हुए।
ऐसे ऐसे इमारतें बनी जिनको देख के आज भी लोग दंग रह जाते हैं। एक ऐसा ही कमाल का नमूना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 13वीं सदी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिंहदेव ने इसे बनवाया था। ये बिल्डिंग एक विशाल रथ की तरह दिखती है, जिसके पहिए और घोड़े बड़े ही बारीकी से तराशे गए हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उस जमाने की कमाल की कारीगरी का सबूत है। अब आर्ट की बात करें तो मध्यकाल में पेंटिंग और मूर्तिकला का बहुत विकास हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाएं देख लो, जिनमें बहुत ही सुंदर म्यूरल्स और रॉक कट स्कल्पचर्स हैं। ये गुफाएं उस समय के लोगों की कला और धार्मिक भावनाओं को दिखाती हैं। ये गुफाएं जो मंदिर और मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं का मिश्रण है, जो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को दर्शाती है। ये कल्चरल और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ने न सिर्फ मध्यकाल के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि इंडिया की कलात्मक परंपराओं की नींव भी रखी। गैप 3S देखो, जब हम इंडिया के मध्यकाल के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में कल्चर और इमारतें आती हैं, लेकिन यह समय बहुत बड़े व्यापार का भी था, जिसके रास्ते दूर दूर तक फैले हुए थे। ये रास्ते इंडिया को एशिया के दूसरे हिस्सों, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जोड़ते थे। इनसे सामान, आइडियाज और कल्चर का लेन देन होता था। इंडिया मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर और धातुओं का बहुत बड़ा निर्यातक था। फेमस सिल्क रोड और इंडियन ओशन के समुद्री रास्ते व्यापारियों से भरे रहते थे। कालीकट, सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र थे, जहां अरब, चीन और साउथ ईस्ट एशिया के व्यापारी आते जाते थे। इस व्यापार से इंडिया के राज्यों को बहुत पैसा मिला, जिससे उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, कलाओं को बढ़ावा दिया और शहरों का विकास हुआ। सिर्फ सामान का ही लेन देन नहीं होता था, नॉलेज और टेक्नोलॉजी भी आती जाती थी। जैसे दूसरे क्षेत्रों से नई खेती की तकनीकें और फसलें आने से यहाँ की पैदावार और खाने की सुरक्षा बढ़ी। और तो और विदेशी व्यापारियों के साथ बातचीत से कल्चर का भी मेलजोल हुआ। अरब, फारसी और बाद में यूरोपीय व्यापारियों ने इंडिया में नई भाषाएं, खाने और वास्तुकला की स्टाइल लाई। ये कल्चरल मेलजोल इंडियन सोसाइटी में हर जगह दिखता है। मुगल वास्तुकला में फारसी तत्वों से लेकर अलग अलग तरह के खानों तक। मतलब मध्यकाल के व्यापारिक रास्ते सिर्फ सामान के लिए नहीं थे, बल्कि कल्चर और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के रास्ते भी थे। इन्होंने मध्यकालीन इंडिया की अर्थव्यवस्था और समाज को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसका असर आज भी दिखता है। गैप 3S। इस काल में फलने फूलने वाले कई राजवंशों में दक्षिण भारत के चोल कला, वास्तुकला और विदेशी व्यापार में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सबसे अलग हैं। चोल विपुल मंदिर निर्माता थे। राजा राज चोल प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और चोल वास्तुकला के कौशल का प्रमाण है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे शिक्षा, कला और आर्थिक गतिविधि के केंद्र भी थे। चोल समुद्री व्यापार में भी उत्कृष्ट थे। उनकी शक्तिशाली नौसेना ने हिंद महासागर में समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया, जिससे वे दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और यहां तक कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सक्षम हुए। इस व्यापार ने चोल साम्राज्य में अपार धन लाया, उनकी महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं को वित्त पोषित किया और एक जीवंत सांस्कृतिक जीवन का समर्थन किया। चोल काल दक्षिण भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और कलात्मक प्रतिभा द्वारा चिह्नित है।